स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार यूपीपीसीएस उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शैलेश कुमार, फैकल्टी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आशा है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से होंगे, अच्छे तरीके से आप त्यौहार के इस सीज़न को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है वो उसमें हम लोग मुख्य रूप से वेस्ट एशिया, जिसे आप मिडिल ईस्ट भी के नाम से भी जानते हैं, उस पर हम लोग मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया, उस पर आज चर्चा करेंगे हम लोग। और ये चर्चा काफ़ी कुछ जियोपॉलिटिकली, जो भू राजनीतिक दृष्टिकोण से जो महत्व है उसको लेकर, उसके अवस्थिति को लेकर, और उसके जो और कुछ आर्थिक महत्व और जो सामरिक महत्व के संदर्भ में है उसको लेकर होगा। यानी मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया एक ऐसा चूंकि क्षेत्र है कि आप देख रहे हैं कि वो लगातार निरंतर न्यूज में रहता ही है। अलग अलग नामों से आप देखिए, कई बार आपने सुना होगा इसको वर्ल्ड का शटर्ड बेल्ट कहते हैं। शटर्ड बेल्ट का मतलब होता है बिखराव का पेटी। हालांकि दुनिया में और भी ऐसे क्षेत्र हैं जो शटर्ड बेल्ट या बिखराव की पेटी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में कुछ ऐसा है जहां विवादों से बहुत गहरा नाता है। अगर कुछ अच्छाई भी है तो तमाम ऐसे विवाद भी हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ते। और वर्तमान में भी आप देख रहे हैं कि लगातार, चाहे व्यापारिक मार्ग को लेकर हो, ठीक है, चाहे आप देखिए कि जो एक बहुत बड़ा विवाद ईरान और इजराइल के बीच जो शुरू हो चुका है, वो उसमें विश्व के जो धड़े हैं प्रमुख, जैसे अमेरिका या जो और महाशक्तियां हैं रूस या और चीन, उसमें अपने अपने हित के हिसाब से, अपने अपने लाभ के हिसाब से जो लगातार समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत जैसे देश के लिए भी जो लगातार उसने हमेशा एक ऐसी नीति अपनाई है कि चाहे गुट किधर भी रहे, हमेशा उसमें लाभ हम ले सकें। बहुत पहले आपने सुना होगा गुट निरपेक्ष की नीति भी थी भारत की। और एक समय था जब आप कहिए कि जो बाईपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, एक धुरी, एक जो क्षेत्र था वो रशिया और उससे समर्थित या उसके जो दोस्तों का था, और एक अमेरिका, उसमें भी भारत ने काफ़ी कुछ समीकरण साधा था। उसके बाद आप देखिए, अगर अभी मध्य पूर्व की बात करें तो इसराइल और फिलिस्तीन जो कि मुख्य विवाद है वहाँ, उसमें भी आपने देखा कि फिलिस्तीन से भी हमारे संबंध कमोबेश ठीक ही रहे और इसराइल से भी हमारे संबंध बेहतर रहे। तो चूंकि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मिडिल ईस्ट या जो पश्चिम एशिया की बात हम कर रहे हैं, उसी में आप देखेंगे खाड़ी देशों का भी संदर्भ आएगा, जिक्र आएगा। तो उसमें एक ऐसा विवाद से नाता रहा है, उपयोगिता भी है आर्थिक रूप से बहुत उसकी, और विवादों से भी उसका नाता रहा है, तो हमेशा वो चर्चा में बना ही रहता है। आज उसी को थोड़ा सा, उस पर एस्पेक्ट बहुत सारे हैं, उसके पक्ष बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा आज भूगोल के माध्यम से हम उसकी लोकेशन को समझने का प्रयास करेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे, उसमें जो कुछ भौगोलिक और भी जो उच्चावच हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, और फिर ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ क्यों, क्या विवाद है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, बहुत विस्तार इसमें हो सकता है, लेकिन सीमित रखेंगे, बाकी इसको और भी वीडियोस के माध्यम से आगे क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में जो आज की चर्चा है, चलिए वो प्रारंभ करते हैं। और सब लोग जुड़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईआर के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल में आप देखिए प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो, क्योंकि अभी जब हम इसकी बात करेंगे तो आप देखिए एक क्षेत्र क्या है, वो लगभग करीब 5 सागर के बीच का क्षेत्र है ये, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ट्राई जंक्शन है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका का ट्राई जंक्शन कह लीजिए है। तो इसकी स्थिति भौगोलिक इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से भौगोलिक स्थितियों के संदर्भ में ही बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि सामरिक दृष्टिकोण से, जियोपॉलिटिकली, जो भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व इतना है कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके आप देख सकते हैं। आपके पीछे एक विश्व का अलग अलग आप देखिए, जैसे यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, एक साथ यूरेशिया के नाम से जाने जाते हैं। तो यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा क्षेत्र है। इसमें अगर आप देखें तो इसको हम अभी ये जो हिस्सा है, जिसमें अगर हम आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करें तो ये एक जो हिस्सा है, ये कैस्पियन सागर, ये काला सागर, ये भूमध्य सागर, इधर ये लाल सागर, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है आपका अरब सागर। तो जैसे मैंने कहा, एक इधर, 2, 3, 4 और 5 सागरों के बीच का लगभग स्थिति वाला क्षेत्र है ये। इसको दूसरे ढंग से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां जैसे अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, यहां एक तरफ ये वाला जो हिस्सा, ये हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कैस्पियन सागर, इधर ये ब्लैक सागर है, काला सागर,
इधर आप देख सकते हैं भूमध्य सागर, ये वाला आपका लाल सागर, और ये आपका क्षेत्र जो है अरब सागर। तो आप अगर इस मैप को देखें और समझने का प्रयास करें तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, यहां ये 5 सागरों का, कैस्पियन, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर के बीच स्थित जो क्षेत्र है, ये पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया, या इसी को मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसी को? इसी को वेस्ट एशिया, क्या कहा मैंने? वेस्ट एशिया, या इसी को मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। इसी को मिडिल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मिडिल ईस्ट के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। मध्य पूर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 महाद्वीपों के, आप इधर देखिए, इधर अफ्रीका, इधर यूरोप और एशिया, एशिया का तो हिस्सा ही है, तीनों के मध्य की स्थिति है, ट्राइजंक्शन है। तो एक प्रकार से कह लीजिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज है, मार्ग है या जंक्शन है कि आप इधर देखें, अफ्रीका होकर आना हो, इधर अफ्रीका, सिनाई पेनिनसुला से इधर आप अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश कर सकते हैं। और एकमात्र जो स्थल खंड जिससे ये जुड़ा हुआ है एशिया, इससे होकर आगे, तो ये सिनाई पेनिनसुला है। देखिए इधर की तरफ आप, बाकी शेष एशिया से जुड़ा हुआ है, बाकी शेष एशिया, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है, इसीलिए पश्चिमी एशिया। और विश्व के संदर्भ में चूंकि क्या है, अगर विश्व के मैप के आधार पर आप देखें तो ये मिडिल में है और पश्चिमी देशों की तुलना में ये पूर्व में है, इसीलिए इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको मिडिल ईस्ट का नाम भी दिया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप ध्यान दें तो इसमें जो देश हैं, उन देशों को हम एक एक करके दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि कौन कौन से देश हैं, उसको आपको समझना है। तो इसमें देश जो हैं उसको एक एक करके हम देखेंगे। आपको इसमें अलग से हम दिखा सकते हैं पूरे एरिया को, वैसे ये आपका अलग अलग हिस्सा हम अलग से इसमें आपको शो कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो जैसे ये वाला पूरा हिस्सा आप देखें तो इसमें ईरान, यहाँ आप देखिए पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये सऊदी अरेबिया, इधर यमन, ओमान, और ये जो हिस्सा है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? यूएई कहते हैं। यूएई के नाम से आप जानते हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 7 देशों का कह लीजिए एक समूह है। इन 7 देशों में आप देखें तो जैसे दुबई, शारजा, अबू धाबी, रास अल खेमा, अल फुज़ैरा, ठीक है, अल फुज़ैरा, और अज़मान भी इसमें है महत्वपूर्ण। और इसमें जो बच रहा है वो उम्म अल क्वेन। ये 7 जो है देशों का पूरा एक समूह है जिसको हम यूएई के नाम से जानते हैं। तो ये है। इसके साथ साथ आप देखें कि इसमें कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक, इराक, इधर आप देखें ईरान, और ये जो हिस्सा है उत्तर वाला, इसमें अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, क्योंकि इसके उत्तर का जो हिस्सा है देखिए आप, ये यहाँ ये कॉकेसस पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कॉकेसस पर्वत है, कॉकेसस पर्वत। तो ये कॉकेसस पर्वत का जो दक्षिणी हिस्सा है, इधर की तरफ उत्तर में यूरोप का विभाजन और दक्षिण जो है एशिया। बाकी इधर आइए आप तो तुर्की में ये अनातोलिया पठार है, ये हिस्सा अनातोलिया। यहाँ आप देखिए भूमध्य सागर से लगे हुए देशों में आप तुर्की के बाद फिर इधर सीरिया, लेबनान, इज़राइल, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, फिलिस्तीन वाला हिस्सा, इधर फिलिस्तीन का जो छोटा सा हिस्सा लगता है भूमध्य सागर से, उसको आप गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं, जो आजकल हमास जो वहाँ का एक संगठन है उसके नियंत्रण में है। और इसके साथ साथ ये जो पूर्व वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पैलेस्टीन या फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। अभी हम उसका और जिक्र करेंगे। बाकी ये जॉर्डन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये बीच में इधर तो इतने जो देश हैं, इसमें आप इसको देखें फिर से एक बार। अगर आप देखना चाहें तो ईरान जो प्रमुख देशों में है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, क्लियर है। इसके अलावा देखो कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसमें 7 देश,
ओमान, यमन, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने कहा जो क्षेत्र है जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, तुर्की, और ये वाला जो उत्तरी हिस्सा उसमें जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, कई बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसमें कई खंडों में विभाजन है, कई खंडों में विभाजन है। अरब पेनिनसुला भी है, फारस जो ईरान वाला जो क्षेत्र है, ईरान महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा इसमें अनातोलिया जो पठार वाला क्षेत्र है, आर्मीनिया जो उच्च भूमि है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, और ये तटीय क्षेत्र भूमध्य सागर वाला है। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कई संदर्भों में हो जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें आपसे, थोड़ा सा देखिए यहाँ, अगर यहाँ कुछ जलसंधियों या मार्गों की बात करें, क्योंकि भौगोलिक आधार पर देख रहे हैं तो सभी आधारों को देखना बनता है, तो आप देखें कि ये जो हम बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक क्षेत्र है, ये सिनाई पेनिनसुला है। ये क्या है? सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप का हिस्सा है। सिनाई प्रायद्वीप में ये जो आप देखिए ये स्वेज की खाड़ी है और इधर अकाबा की खाड़ी। ये जो आप देख रहे हैं ये अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, और ये वाला जो आप देखिए स्वेज की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी। यहीं से आप जानते हैं कि इधर की तरफ ये पोर्ट सईद से पोर्ट स्वेज, ये जो स्वेज नहर है उसका निर्माण किया गया, और ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग है यूरोपीय देशों से होते हुए यहाँ पूरा, यहाँ से होते हुए एशियाई देशों तक। तो यहाँ एक तो ये महत्वपूर्ण देखिए क्षेत्र हो गया, और यहाँ से जब आप लाल सागर से गुजरते हैं तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली ये जलसंधि आपको मिलेगी, और ये जो जलसंधि है ये कहलाती है बाब अल मंडेब। तो जो भौगोलिक पक्ष हैं, लोकेशन जैसे आपने देखी, भौगोलिक जो पक्ष हैं, जो जलसंधियां या पर्वत पठार, जो मरुस्थल, पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं। तो बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब, और इसी जलसंधि से होते हुए, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर से होते हुए इधर पूरा यूरोप का व्यापार मैक्सिमम इसी यहीं से भूमध्य सागर होते हुए, स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर गुजरते हुए, इसी बाब अल मंडेब जलसंधि से होते हुए अदन की खाड़ी और अरब सागर फिर आगे की तरफ जाता है। तो ये बाब अल मंडेब। यहाँ आप देख रहे हैं ये फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी जो है इससे लगे हुए देशों को गल्फ कंट्रीज़ भी कहा जाता है, गल्फ कंट्रीज़ भी कहा जाता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। और गल्फ कंट्रीज़ में इसमें जैसे आप देखें यहाँ जो गल्फ कंट्रीज़ के उसमें आते हैं, उसमें प्रमुख देशों में आप इसमें देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, उसमें ओमान, यूएई, उसमें कतर, उसमें बहरीन, कुवैत, इराक, ठीक, ये सब शामिल हैं। वैसे तो आप देखिए कि जो ईरान है वो भी गल्फ कंट्री का ही एक हिस्सा है, क्योंकि लगा हुआ है, लेकिन गल्फ कंट्री में उसको शामिल वैसे नहीं किया जाता, क्योंकि मुख्यतः अरब जो देश हैं वो फारस जो है वो फारसी एक जो है अलग कह लीजिए, एक प्रकार से वो उसका शिया बाहुल्य है। फारस जो अलग उसकी अपनी एक पहचान है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो अलग है, और ये बाकी अरब देश हैं, ठीक है। इसमें आप देखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग जो यहाँ से गुजरता है वो फारस की खाड़ी को इधर ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जलसंधि, जिसको हारमुज कहते हैं। क्या कहते हैं? हारमुज, हारमुज जलसंधि कहते हैं। एक जलसंधि यहाँ मिल गई। यहाँ आप देखिए जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से उत्तर में आप देखिए कैस्पियन सागर, इधर ये वाला हिस्सा उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो फैला है, इसमें कई सारे देश जो हैं इससे लगे हुए हैं। जैसे इधर देखिए ईरान, ईरान के अलावा तुर्कमेनिस्तान, उधर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान आप चले जाइए, फिर रूस, रूस के बाद इधर आप देखिए अजरबैजान, अजरबैजान, तो ये कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। यहाँ ब्लैक सी से लगे हुए जो इधर के देश हैं, जो एशिया में आप देखें उसमें जॉर्जिया इधर लगा हुआ है, जॉर्जिया लगा हुआ है, और बड़े पैमाने पर इधर देखिए तुर्की लगा हुआ है। और यहाँ भी पूछा जाता है कई बार, इस ब्लैक सी से यहाँ मारमरा सागर में, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक सी से होकर ये मारमरा सागर में आते हैं, और यहाँ ये जो जलसंधि है उसको कहते हैं बास्फोरस, बास्फोरस जलसंधि। जबकि मारमरा सागर, ये मारमरा है, मारमरा सागर से, मारमरा सागर ये हम लिख दे रहे हैं, मारमरा सागर से एजियन सागर में जब उतरते हैं, एजियन सागर, तो ये जो जलसंधि है ये वाली, इस जलसंधि को कहा जाता है डार्डेनल्स। क्या कहते हैं? डार्डेनल्स, डार्डेनल्स जलसंधि के नाम से जानते हैं। तो जलसंधियां आपने देख ली कि यहाँ एक तो ब्लैक सी से ये जो
जोड़ता है मारमरा सागर, उसमें बासफोरस, मारमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाला डार्डेनल्स, कई बार पूछा भी गया है। और ये पूरा तुर्की एजियन सागर से लगता हुआ, यहाँ देखिए एक साइप्रस, वो भी एशियन कंट्री है, साइप्रस एक द्वीपीय देश है। क्लियर। फिर कई बार पूछता है तो इसको आप देखिए, भूमध्य सागर से जो लगे हुए देश हैं इसमें उत्तर से दक्षिण, वो तुर्की, सीरिया, लेबनान, इसके अलावा आप देखिए इजराइल के बाद यहीं छोटा सा गाजा पट्टी जो फिलिस्तीन का भाग है, और बाकी फिर इधर आप चले जाइए सिनाई पेनिनसुला पकड़ते हुए, ये मिस्र का फिर जो है हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इधर बाबल मंडेब जो है वो आप देखिए व्यापारिक मार्ग जो प्रमुख है। इसके अलावा इधर देखिए फारस की खाड़ी से लगा हुआ जो एक जलसंधि, फारस की खाड़ी ओमान को जोड़ती है, हारमुज। अब यहाँ आप ईरान के लोकेशन को देखें, समझिए इसमें देखिए ईरान क्यों इतना महत्वपूर्ण हो रहा है और क्यों यहाँ क्या क्या किस प्रकार की समस्याएं। ईरान की अगर आप स्थिति देखें तो उत्तर में ये जियो पॉलिटिकली ये बहुत स्ट्रांग कंडीशन है। उत्तर में ये देखिए कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, दक्षिण में ये देखिए फारस की खाड़ी से लगा हुआ है, साथ ही इधर जो देखिए आप इधर तो अरब सागर से लगा हुआ है। इसके अलावा जो स्थिति बनती है वो आप थोड़ा ध्यान दें, उस पर गौर फरमाएं। इधर देखिए ये अलबुर्ज है, यहां देखिए अलबुर्ज माउंटेन, कौन सा माउंटेन? अलबुर्ज। इसी अलबुर्ज माउंटेन, यही देखिए इसकी राजधानी तेहरान भी है, यही इसकी राजधानी क्या है? तेहरान। इसकी राजधानी तेहरान यही है, अलबुर्ज माउंटेन, ठीक है। ये अलबुर्ज। यहां देखिए जैग्रोस माउंटेन, यहां अगर आप देखें इधर फारस की खाड़ी की तरफ इधर वाला ये जैग्रोस माउंटेन, कौन सा माउंटेन है ये? जैग्रोस माउंटेन। इसको आप देख सकते हैं जैग्रोस, जैसे लिख दे रहे हैं जैग्रोस माउंटेन, जैग्रोस। अब देखिए इसके अलावा इसमें दस्ते लुत, दस्ते कबीर, कई सारे मरुस्थल, दस्ते लुत और दस्ते कबीर, दस्ते कबीर, दस्ते लुत, इस प्रकार के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। यहां देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां चाबहार जिसको आप कहते हैं ना, चाबहार, यही एक बंदरगाह है जिसको चाबहार बंदरगाह के नाम से आप जानते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह। ये भारत इसका विकास कर रहा है, आप जानते हैं बीच में थोड़ा मामला गड़बड़ाया था, चाइना कोशिश कर रहा था कि इसको ओवरटेक करे, लेकिन भारत का इस पे समझौता हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी के बगल में यहाँ पाकिस्तान का ग्वादर है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह इसी के बगल में पूरब में है, और उस पर चाइना ने अपना नियंत्रण कर रखा है। चाइना पूरी तरह से हिंद महासागर में अपनी पहुंच को, धौंस को बढ़ाना चाहता है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो चाबहार बंदरगाह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईरान का ही ये क्षेत्र है, तो भारत के दृष्टिकोण से भी ये पूरा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अब आप यहाँ से देखें तो चाबहार के जरिए भारत इस पूरे के पूरे पश्चिमी एशिया में तो मान लीजिए पहुँच ही है, इसके अलावा यहाँ से आराम से अपनी मध्य एशिया में, जिसको मध्य एशिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मध्य एशिया का हिस्सा, मध्य एशिया तक आराम से पहुंच सकता है, मध्य एशिया तक आराम से पहुंच सकता है, इसको आपको देखने की जरूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है। ईरान इसी अपनी विशिष्टता के कारण, ईरान क्या है, एक शिया बाहुल्य देश है, और आप वर्तमान में देख रहे हैं जो विवाद है वो मैं जिक्र आपसे करूंगा कि वो विवाद क्या है, इजराइल और इसके बीच में, अमेरिका से इसकी तनातनी, उसके बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन की बात है, बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन आज जितना हम समेट पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा नहीं बनाएंगे वीडियो, जिसमें काम भर क्या जो भी चीज़ें हैं उसी में आप उसको देखेंगे। तो यहाँ आप देखें, इसमें जैसे ये वाला पहुँच हो गया, बता दिया माउंटेन, जैग्रोस, अलबुर्ज, इसी के फुटहिल एरिया में तेहरान राजधानी, दस्ते लुत, दस्ते कबीर, ये सब मरुस्थलीय क्षेत्र, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो आपका क्षेत्र है, अरेबियन पेनिनसुला देखिए, अरब का पेनिनसुला, एक तरफ लाल सागर से, एक तरफ फारस की खाड़ी से लगा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये पूरा। इसमें सऊदी अरेबिया सबसे प्रभावशाली देश है, सबसे प्रमुख देश है, अरब देशों का प्रतिनिधित्व कह लीजिए करता है ये सऊदी अरेबिया, वहाबी कह लीजिए, यानी इस्लाम की विचारधारा को बहुत कट्टरपन तरीके से मानने वाला, बहुत ही उसको फॉलो करने वाला एक देश। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि सऊदी अरेबिया में ही जो मक्का मदीना, देखिए यहाँ मक्का, यहाँ मदीना, जो प्रमुख स्थल हैं, सबसे पवित्र स्थल हैं जहाँ तक इस्लामिक रिलीजन की बात है, तो वो भी क्या है इसी में, इसलिए इसका महत्व बड़ा, बहुत पाक और बड़ा जो है धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखें यहाँ से इन सब क्षेत्रों के अलावा, इसमें इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण जो ये इराक वाला एरिया आप देख रहे हैं, इसमें दजला और फरात नदियाँ,
देखिए ये पूरा का पूरा जो आपका ये क्षेत्र है तुर्की, तुर्की आप देख रहे हैं, तुर्की। तो यहाँ से आप देखिए तुर्की, यहाँ दो जो नदियाँ हैं, एक यहीं से निकलकर आप देखिए एक टिग्रिस जिसको दजला कहते हैं, और एक यूफ्रेट्स जिसको फरात के नाम से जानते हैं। जो दजला या टिग्रिस है वो तुर्की से होते हुए सीधा यहाँ आप देखें कि तुर्की से होते हुए इराक, और इराक से होते हुए फारस की खाड़ी में, जबकि यूफ्रेट्स जो है जिसको फरात नदी कहते हैं वो तुर्की से होते हुए सीरिया, सीरिया से फिर इराक, तुर्की, सीरिया, इराक होते हुए फिर गिरती है फारस की खाड़ी में। और ये मेसोपोटामिया सभ्यता का गढ़ है, ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता का गढ़ कहा जा सकता है इसको। मेसोपोटामिया सभ्यता का गढ़ यही है, मेसोपोटामिया सभ्यता का गढ़ पूरा कहा जा सकता है। तो इसकी अलग इंपॉर्टेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस, बहुत पुरानी सभ्यताओं का क्षेत्र। क्लियर। तुर्की, युवा तुर्कों की कहानी आपने सुनी होगी, उसके बाद कमाल पाशा ने जो परिवर्तन किया वो सुना होगा। तुर्की हमेशा चर्चा में रहता है, ये भी भारत से वैसे संबंध इसके बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ बहुत भूकंप जो बहुत बड़े पैमाने पर आया और भारत ने जो ऑपरेशन जो दोस्त, ठीक है, नाम से चलाया, और उसमें थोड़ा सा इनमें परिवर्तन देखा गया भारत के इस रवैये का, कि अच्छा संबंध न होते हुए भी हमने आपातकाल में इनका बड़ा मदद, बहुत साथ दिया। अब ये स्थिति आप देखें, इसको समझें। इसके अलावा आप देखें ये जो सऊदी अरब है इसमें असिर पर्वत, यहाँ रूबल खाली, इधर की तरफ आएंगे अल नफुद, तो अल नफुद, रूबल खाली, ये सब बड़े बड़े मरुस्थल हैं, पूरा अरेबियन डिजर्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ इस पूरे क्षेत्र में ये अनातोलिया पठार, ये अनातोलिया पठार का क्षेत्र है, ये आर्मेनियन हाईलैंड है यहाँ। अब इसमें आपको बताएं कि देखिए इसका महत्व अगर बात करें तो इसका महत्व, एक तो जियोपॉलिटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ट्राई जंक्शन है, अफ्रीका जाना हो, यूरोप का व्यापार हो, यूरोप से हो, एशिया से हो, तीनों के बीच में। दूसरे आप देखें कि तेल या जो पेट्रोलियम जो है, ऊर्जा जो संसाधन है, ऊर्जा और गैस, पेट्रोलियम और गैस, उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। भारत अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर इन देशों से, खासकर सऊदी अरेबिया की बात करिए, ईरान की बात करिए, आप देखिए यहाँ से कतर की बात करिए, कुवैत की बात करिए, भारत बड़े पैमाने पर तेल और गैस का यहाँ से आयात करता है। तो ऊर्जा संसाधनों के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र दुनिया भर में, यानी अगर विश्व का हस्तक्षेप, खासकर अमेरिका का हस्तक्षेप यहाँ ज़्यादा है, यहाँ रूस अपनी पहुँच बनाना चाहता है। हाल ही में आपने देखा चाइना ने सऊदी अरब से काफ़ी क्या है समझौता कुछ चीज़ों पर लेकर किया है, और चाइना इस पूरे क्षेत्र में अपनी अब एक प्रकार से कह लीजिए ऊर्जा संसाधनों के दृष्टिकोण से और सामरिक महत्व की वजह से यहाँ क्या है अपनी पैठ लगातार बना रहा है। क्योंकि जो थोड़ी बहुत नाराज़गी खासकर तमाम मुस्लिम देशों में अमेरिका को लेकर है, और वैसे देखिए जो सऊदी अरेबिया है और अमेरिका का संबंध काफ़ी बेहतर है, तो कहीं न कहीं बाकियों की जो नाराज़गी है उस समीकरण कब कहाँ बदल जाए उसका कहीं न कहीं लाभ लेना चाहता है चाइना, और अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराना चाहता है। तो इसमें देखिए इससे समझौते भी हुए हैं। इसके अलावा ईरान का अगर पक्ष देखें यहाँ, तो ईरान का पक्ष ऐसा है कि 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से, उससे पहले अमेरिका से संबंध बहुत अच्छे थे ईरान के, लेकिन उसके बाद से ईरान का संबंध अमेरिका से बहुत ख़राब हुआ, और उसके बाद हाल ही में आपने देखा होगा कि लगातार संबंध जो है ख़राब होते, जो अमेरिका ईरान के प्रमुख जो सेना प्रमुख थे उनको भी अमेरिका ने कहीं कहीं मार गिराया, और अभी हालिया जो विवाद है इजराइल और ईरान का उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये क्षेत्र जो है इसमें चूंकि अमेरिका से हमेशा 1979 के बाद से विरोध लगातार बढ़ा है, तो ये जो है एक प्रकार से ईरान और चाइना का के बीच की जो नज़दीकी है वो बड़ी नेचुरल हो सकती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अब यहाँ आप देखें कि इसमें जैसे एक तो हो गया, जो अगर विवादों की बात करें तो एक तो हो गया विवाद की जड़, वो क्या है, वो है ऊर्जा। यानी विवाद का दो कारण के, देखिए विवाद का कारण क्या है, विवाद का कारण क्या है, एक आप ले लीजिए ऊर्जा, और दूसरा ले लीजिए एकदम उसमें कोई दो राय नहीं है कि धार्मिक जो कारण है, बल्कि ये कारण प्रमुख, ऊर्जा और धार्मिक कारण, दो कारण यहां बहुत प्रमुख कारण है विवाद का। तो एक तो आप देखिए कि जैसे ऊर्जा के दृष्टिकोण से आप देख ही रहे हैं कि प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख ऑयल पेट्रोलियम जो उत्पादक देश हैं ये, तो दुनिया, अमेरिका चाहता है, चीन चाहता है, रूस चाहता है तमाम अपना प्रभाव यहाँ जमाना। दूसरे धार्मिक कारण में आप देख सकते हैं बहुत सारे कारण,
जैसे हमने अभी बताया कि ईरान में 1979 में रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन। उसके बाद अमेरिका को पूरी तरह से अमेरिका जो समर्थित थे उनको अपदस्थ करके पूरी तरह से अब यहाँ जो प्रमुख हैं, अयतुल्लाह खुमैनी का नाम आपने सुना होगा, तो एक रिलीजियस लीडर भी हैं, प्रमुख भी हैं। तो एक प्रकार से ये हो गया। दूसरे अगर आप देखें तो सबसे प्रमुख विवाद इसमें क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, ये देखिए, इजराइल की स्थापना 1948 में, मई 1948 में किया गया, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। और इसमें फिलिस्तीन के एक काफ़ी हिस्से को जोड़कर, जो यहूदी बाहुल्य थे उनको जोड़कर एक अलग देश यहाँ बनाया गया। तुरंत बाद क्या हुआ कि अरब देशों ने मिलकर इस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो अपने अस्तित्व के लिए इसको, यहूदियों को स्वीकार या इस पर्टिकुलर अलग देश को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इजराइल ने उनको हराया। इसके बाद फिर एक बहुत बड़ा युद्ध जिसको 1967 में 6 डेज वार कहा जाता है, 1967 में कई सारे अरब देशों ने मिलकर क्या है, इजराइल पर हमला किया। और वो एक ऐसा था कि वहीं से बहुत सारे क्षेत्र को जो है इजराइल ने क्या किया, कब्जा कर लिया। उसमें मिस्र का पूरा सिनाई पेनिनसुला तक कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में संधि हुई और छोड़ा उसने, 1978 के आसपास संधि इजराइल और ईरान के इसके बीच, मिस्र के बीच, तो छोड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था। वहीं से अभी भी सीरिया का देखिए, ये गोलन हाइट वाला एरिया है, ध्यान दीजिएगा, सीरिया का ये गोलन हाइट्स न्यूज़ में रहता है। गोलन हाइट्स कहाँ है, गोलन हाइट्स सीरिया का क्षेत्र है। लेकिन तभी से 1967 से ही इजराइल ने इसको अपने नियंत्रण में रखा है, इस पर इजराइल का कब्जा है, छोड़ नहीं रहा है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को लेकर मैंने कहा शुरू से ही लगातार इसमें क्या है, लगातार युद्ध की स्थिति बनी रही है, जिसमें 1967 वाला युद्ध सबसे खतरनाक था। उसके बाद से ही लगातार आक्रामकता। अब क्या हुआ देखिए इसमें कि एक तो ईरान ने क्या किया कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ, क्योंकि ईरान कहीं न कहीं मानता है कि इजराइल एक प्रकार से क्या है ना, कि एक प्रकार से कोई चौकी जैसे है, यानी पश्चिमी देशों की एक चौकी है जो उसने स्थापित कर दिया है हमारे सर पर या अरब देशों के सर पर, है ना। तो आप इसको समझिए कि ये स्वीकार करता नहीं, और मुस्लिम देश तो कतई इसको स्वीकार नहीं करते। और लड़ाई वही है कि कहीं न कहीं धार्मिक यहूदी जो हैं और उसके साथ साथ जो ईसाई और इस्लाम, इन तीनों के लिए यरूशलेम का बड़ा खास महत्व है, बहुत पवित्र महत्व है, ठीक है। तो यरूशलेम को लेकर जो अपनी जो पकड़ बनाने की बात है, और एक प्रकार से कह लीजिए कि किसी गैर मुस्लिम देश को इस अरब भूमि पर स्वीकार न करने की जो एक कहीं न कहीं एक सोच है, वही लगातार क्या है, आपसी वैमनस्य वाली रही। और उसी वजह से जितने देश हैं ये सब विरोधी। ईरान चूंकि अमेरिका का विरोध करता है और इजराइल जानता है, और ये एक प्रकार से कह लीजिए इजराइल अमेरिका का पूरा सपोर्ट रहता है उसको, इसीलिए इजराइल से भी पूरी तनातनी रहती है। अब क्या हुआ, वर्तमान में आपने ये देखा होगा कि सीरिया में जो है, सीरिया, ये देखिए सीरिया से लेकर यहाँ लेबनान, इधर सब देशों से संबंध क्या है इसके अच्छे नहीं। और इसमें ईरान के समर्थित जो मिलिशिया हैं, ईरान समर्थित जो मिलिशिया हैं, जिसको आप देखिए हिजबुल्ला, यहाँ लेबनान में हिजबुल्ला प्रमुख, हिजबुल्ला अभी प्रमुख मरे हैं, नसरुल्लाह देखा आपने। उसके बाद ही हमला कर दिया किसने, उसके बाद ही हमला कर दिया ईरान ने मिसाइल से इसमें इजराइल पर। तो एक तो हिजबुल्ला जो है वो एक संगठन है जिसको सपोर्ट करता है खुलकर, वो शिया एक प्रकार से प्रमुख हैं, बाहुल्य है। और इस प्रकार से यहाँ जो दूसरा आप देखिए, दूसरा वो एक यमन में जो हूती जो विद्रोही हैं, वो भी कहीं न कहीं समर्थन प्राप्त करते हैं ईरान का बड़े पैमाने पर। जो भी इधर से देखिए इस मार्ग से जो टैंकर वगैरह, तेल वगैरह या प्रमुख जो कन्वे गुजर रहा है, उसको वो लोग ऑब्स्टिकल, उसमें बाधा डालते हैं। इसके अलावा आप देखिए ईरान यहाँ हमास जो गुट है फिलिस्तीन का, उसको पूरा सपोर्ट करता है। और हमास और इजराइल में आप देख रहे हैं लगातार इस समय वार की स्थिति मची हुई है। जब से बड़े पैमाने पर एक बार हमास ने जो आप देखिए 2023 में 7 अक्टूबर के आसपास जो हमला किया, उसमें इतने लोग मरे, तभी से ये फिर पूरी तरह से स्थिति बिगड़ी पड़ी हुई है। तो ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो मूलतः विवाद है, उसमें जो इनका इन्वॉल्वमेंट, वो एक देखिए। सीरिया वाला आप देखिए, सीरिया में जो असद हैं वो शिया हैं और उनका सपोर्ट ईरान करता है। उनका सपोर्ट अपने लाभ की वजह से बड़े पैमाने पर रूस करता आया है, लेकिन अमेरिका असद के विरोधियों को लगातार जो हथियार मुहैया कराता रहा है और उनका विरोध करता रहा है। तो यहाँ से एक विवाद ये सीरिया का विवाद। यमन में आंतरिक कलह मची हुई है, आंतरिक विवाद लगातार मचा हुआ है, यह एक अलग
यमन का आंतरिक विवाद अलग है। सीरिया का मैंने कहा कि जो असद के विद्रोही हैं, असद का समर्थन करने वाले कौन हैं? ईरान समर्थन कर रहा है क्योंकि वो शिया हैं असद। और ये इसके अलावा क्योंकि शिया सुन्नी विरोध काफ़ी है इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है। सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम देश है, ये सुन्नी बाहुल सुन्नी है, ये शिया है। इन दोनों में ही आपस में, क्योंकि कभी सऊदी अरेबिया अपना वर्चस्व चाहता है, वैसे भी पवित्र स्थल इसी के पास है, वर्चस्व चाहता है, कभी भी इस क्षेत्र में ईरान की प्रभुता स्वीकार करने के लिए अंदर से तैयार नहीं। क्लियर है? तो इसीलिए आप देखते हैं कभी भी ये मुस्लिम देश होने की वजह से के बाद भी कभी इसका साथ इधर नहीं दे रहा। तो ये कंडीशन ये बनती है, तो ये आपको समझना है। इसके अलावा अमेरिका से इसके संबंध बेहतर बने हुए हैं लगातार। क्लियर है? यहाँ ईरान का संबंध एकदम 1979 के बाद अमेरिका से पूरी तरह खराब है। क्लियर है? आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि एक सीरिया वाला विवाद है अलग, इजराइल फिलिस्तीन का अलग विवाद जिसने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रखा है। इधर यमन में अस्थिरता देखिए, ईरान और इजराइल के बीच वर्तमान जो स्थिति है वो और बिगड़ रही है, क्योंकि ईरान जो है बहुत हद तक संभावना है कि वो परमाणु परीक्षण कर ले। ठीक है, तो इजराइल मानता है कि उसका परमाणु संपन्न होना उसके लिए खतरा है, क्योंकि वो कहता है कि जब तक हम आक्रामक नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो लगातार उनके बीच जो है स्थितियां हैं और लगातार खतरनाक होती चली जा रही हैं। तो ये क्षेत्र एक तो आप देखें कि गढ़ बन गया है, प्रमुख शक्तियां यहाँ अपना हस्तक्षेप शुरू से करती रही हैं। फिर जो क्षेत्रीय विवाद, इनका आंतरिक विवाद है वो आपको पहले से बताया। कई बार ऑयल क्राइसिस या जिसको कहते हैं ना ऊर्जा क्राइसिस, ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। खाड़ी देश आप जानते हैं, खाड़ी वॉर के नाम से प्रसिद्ध है, जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, 1991 की बात है। उस समय बहुत ज़्यादा दाम ऊपर गए। तो इस समय पूरे इस क्षेत्र में लगातार पहले से लेकर अभी तक, और अब तो थोड़ा ज़्यादा हलचल बढ़ी हुई है, लगातार खतरा मंडरा रहा है। कई बार लोग कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, हालांकि ये संभावना नहीं है, यहीं तक सीमित रहेगा, क्योंकि अब अगर युद्ध हुआ तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जो हमने बताया आपको कि तमाम जो विवाद हैं इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस पूरी स्थिति को आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ यहाँ ऊर्जा संसाधन कितने ज़्यादा हैं, और उसको लेकर लगातार अपनी पहुँच बनाने के लिए जो विश्व के प्रमुख देश हैं वो लगातार अपना यहाँ वर्चस्व बनाने का या इनके बीच अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत जैसे देशों के लिए भी क्या है, चूँकि ये बहुत प्रमुख ऊर्जा के संदर्भ में ये आयातक एक देश रहा है, भारत आयात करता है, मतलब भारत आयात करता है, ये सब निर्यात करते हैं, इसीलिए हमको एक संतुलन साधना होगा इस पूरे क्षेत्र में। यहाँ हमने बताया ईरान से संबंध हमारा, ईरान के माध्यम से हम आराम से मध्य एशिया तक चाबहार से होकर पहुँच सकते हैं। रूस को संतुलित रखने के लिए भी चाइना को संतुलित रखने के लिए भी ईरान से हमारा संबंध बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो ये पूरा एक सिनारियो रहा, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, उसका जिक्र हम आने वाले समय में आपसे ज़रूर करेंगे। चूँकि आज बहुत अभी इतना जो चर्चा है मेरे ख्याल से पर्याप्त है। इसमें कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, आइए आपसे बात कर लें। देखिए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि उत्कर्ष दिवाली का ट्रिपल धमाका लेकर आया है, और ये ऑफर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, यानी आप देखिए अंतिम चरण में आप चल रहे हैं, तो इसका ज़रूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये 3 नवंबर तक ही है। इसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक, कितने तक? 90% तक की छूट दी जा रही है, और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। साथ ही जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज हैं वो जो हैं उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आप जल्दी से जल्दी उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लाभ लीजिए, और बाकी कमेंट में आप ज़रूर बताइए जो चर्चा पर चर्चा हुई उसका जो भी और पक्ष हैं उसको हम समय समय पर ले आएंगे और अलग अलग से उसकी व्याख्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।